past 5th. So today again we are back with a 6th chapter, that is staffing. A new topic is aspects of staffing. In the previous lecture we have discussed about the staffing process. 3 headings, 3 टॉपिक अब हम इस चैप्टर की डिटेल में डिस्कस करेंगे and these 3 topics are known as aspects of staffing. These are recruitment, selection and training. वन बाय वन ये टॉपिक हमारे अब इस चैप्टर की डिटेल है. आपके लिए एक हिंट है इसे याद करने के लिए, RST अल्फाबेटिकली सिमेट्रिकल है ये, RST रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. रिक्रूटमेंट, द वेरी फर्स्ट स्टेप, वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग. रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग के प्रोसेस में भी हमने इसका मीनिंग डिस्कस करा था. व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट मींस सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट. जब हमारे पास वैकेंसी आती है हम उस वैकेंसी को नोटिफाई करेंगे, उसकी एड निकालेंगे, डिफरेंट मीडियाज में अपनी वैकेंसी के बारे में बताएंगे और पूल ऑफ कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास जॉब के लिए अप्लाई करेंगे. दिस सर्चिंग प्रोसीजर इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट. तो रिक्रूटमेंट मींस सर्चिंग द कैंडिडेट्स. अब इस रिक्रूटमेंट में हम इसको डिटेल करेंगे. देयर आर टोटल 2 टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट. नंबर 1, internal recruitment and external recruitment. डिस्कस करते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट. आपको नाम से ही बेटा इंडिकेट हो रहा है इंटरनल. रिक्रूटमेंट मींस सर्चिंग द कैंडिडेट. जब कंपनी अपने कैंडिडेट को सर्च करती है इंटरनली, इंटरनली मींस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. मेरी कंपनी में वैकेंसी आती है और उस वैकेंसी को मैं फिल कर रही हूं बाय सर्चिंग द कैंडिडेट विद इन माय ऑर्गेनाइजेशन. ऑलरेडी जो लोग मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं मुझे लगता है उन्हीं में से किसी के अंदर वो कैलिबर है जो मेरे अब नए काम को जिसमें वैकेंसी आई है वो उसको संभाल सकता है. तो मैंने उसी से वो वैकेंसी फिल कर दी. आइदर मैंने उस पर्सन को प्रमोट करा, हो सकता है, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया. दोनों ही वे में बेटा हमने अपनी वैकेंसी को बाहर से फिल नहीं करा, हमने जो वैकेंसी फिल करी है वो इंटरनली फिल करी है. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिक्रूटमेंट व्हेन वैकेंसीज आर फिल्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. कैसे ये वैकेंसीज फिल होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? ये भी आगे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ट्रांसफर एंड प्रमोशन. ट्रांसफर एंड प्रमोशन दोनों ही केसेस में ट्रांसफर मींस शिफ्टिंग. जब हम अपने कैंडिडेट को शिफ्ट कर रहे हैं, कैसे शिफ्ट कर रहे हैं बेटा? हो सकता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, हो सकता है हमने अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया. हमने अपनी एक शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में वो एम्प्लॉय काम कर रहा था लाइक 9 to 6 PM और हमारे यहाँ इवनिंग शिफ्ट भी चलती है, तो हमने उस कैंडिडेट को मॉर्निंग शिफ्ट से इवनिंग शिफ्ट में शिफ्ट कर दिया. सभी केसेस में हमने अपने एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करा. ट्रांसफर मींस सिर्फ आपने शिफ्ट करा. दिस मींस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. अब वर्ड देख रहे हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है, मींस जो कैंडिडेट है जिसको हमने शिफ्ट करा, जिस एम्प्लॉय को हमने शिफ्ट करा उसका लेवल वही है. चाहे हमने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करा, हो सकता है वहां पे भी वो सुपरवाइजर था और दूसरे डिपार्टमेंट में भी वो सुपरविजन का ही काम कर रहा है, ही सुपरवाइजर ओनली. मॉर्निंग शिफ्ट से इवनिंग शिफ्ट में शिफ्ट करा, वर्कर है तब भी उसकी कैटेगरी वर्कर की रही है. एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करा बट डेजिग्नेशन उसकी सेम है. हमने उसकी पोस्ट को अपग्रेड नहीं करा, उसकी पोजीशन का स्टेटस नहीं बढ़ाया, उसको सिर्फ शिफ्ट करा है, उसका लेवल वही है. यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय, जहां पर आपकी पोजीशन, आपकी सैलरी, आपकी अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बढ़ती हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर. इट इज ओनली शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय. बट हमने अपने ही एम्प्लॉय को शिफ्ट करा है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट. अनदर टाइप ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट इज प्रमोशन. नाम से पता चल रहा है, स्टाफिंग के प्रोसेस में भी करा था. प्रमोशन मींस पुटिंग पीपल एट हायर पोजीशन. यहां पर आपने अपने एम्प्लॉयज को हायर पोजीशन पे भेज दिया.
वहां पर उनकी अथॉरिटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेजिग्नेशन, स्टेटस एंड इवन सैलरी सब बढ़ जाता है। तो प्रमोशन मीन्स पुटिंग पीपल एट हायर पोजीशन, उसका स्टेटस बढ़ा दिया गया। आप लाइन देख रहे हैं, यहां पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट थी, लेवल एम्प्लॉय का सेम था, यहां पर एम्प्लॉय का जो डेजिग्नेशन है वो बढ़ गया है। तो दिस इज वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय। हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग वाज ट्रांसफर एंड वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय इज प्रमोशन, जहां पर आपकी सैलरीज, डेजिग्नेशन, पोस्ट, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपग्रेड हो जाता है। इन बोथ द केसेस द एम्प्लॉयज हैव बीन सर्च्ड from within the organization. That is why it is called internal recruitment. Now we will study the merits and limitations of internal recruitment. अभी बेटा हमने इंटरनल डिस्कस करा, एक्सटर्नल इसके बाद में समझाऊंगी, पहले इंटरनल अपना कंप्लीट करते हैं। इंटरनल के आपने दो पार्ट समझे, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। Now we are coming to the merits of internal recruitment. जब कंपनी अपनी वैकेंसीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फिल करती है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या मेरिट्स हैं, आइदर कंपनी को या फिर एम्प्लॉय को, वो मिक्स है आपके। नंबर 1, एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड। ऑब्वियसली बेटा हमारे एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे अगर एम्प्लॉयज को पता होगा कि आगे अगर ऊपर की पोजीशंस खाली होती हैं तो हमें उसकी चांस मिल सकती है, तो वो अपने आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे। दे विल बी मोटिवेटेड टू वर्क मोर हार्डर, दे विल शो देयर स्किल्स, तो वहां पे हमारे एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं। वन थिंग मोर, आप एनसीईआरटी में चेक करना, फर्स्ट मेरिट की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है दैट वन प्रमोशन लीड टू द चेन ऑफ प्रमोशन एट लोअर लेवल्स। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को प्रमोट करते हैं, सबसे पहले हमारे एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे, वो अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा करेंगे। दूसरी बात, अगर एक भी एम्प्लॉय आपका प्रमोट होता है तो दिस विल ब्रिंग द चेन ऑफ प्रमोशन एट द लोअर लेवल। मींस आपने इसको हायर पोजीशन पे भेजा तो इसकी पोजीशन वेकेंट हो गई, नीचे वाले एम्प्लॉयज जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं इनके अंदर भी एक फीलिंग आएगी शायद हमारे भी चांसेस ऊपर बढ़ने के हैं, इनके अंदर और ऊपर इनके अंदर भी, तो सारे अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। लाइक एक सुपरवाइजर को हमने ऊपर वाली पोस्ट पे भेज दिया, ही इज वर्किंग लाइक एन असिस्टेंट मैनेजर, तो सुपरवाइजर की पोस्ट खाली हो गई, तो उनके नीचे जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनके अंदर एक फीलिंग आएगी ये पोस्ट खाली है, शायद हम में से ही किसी को प्रमोशन मिल जाए, तो दे विल बी मोटिवेटेड। तो फर्स्ट मेरिट इज एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड। सेकेंड मेरिट, reliable when the employees are already working in an organization, वो हमारे यहाँ पहले से काम कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयज हमारे लिए रिलायबल भी होते हैं, ट्रस्टवर्दी, हमारा ट्रस्ट उन पर बना रहता है बिकॉज वी नो देम, दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिकल, द थर्ड मेरिट इज इकोनॉमिकल। अगेन बेटा अगर आप अपनी वैकेंसीज को इंटरनली फिल कर रहे हैं, बाहर से आप सर्च नहीं कर रहे कैंडिडेट का, तो दिस प्रोसेस इज क्वाइट इकोनॉमिकल, क्योंकि आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बच जाती है, आपकी इंटरव्यू कॉस्ट बच जाती है, तो यहां पर इंटरनली वैकेंसीज फिल करने से ये प्रोसेस इकोनॉमिकल, लेस कॉस्टली भी कंपनी के लिए रहता है। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग। एक और मेरिट है आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट का, बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग। मींस अगर आपके एक डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में जो आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा है, दूसरे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है क्योंकि वहां पर कैंडिडेट्स की कमी है, आपने ज्यादा वालों को यानी सरप्लस से शॉर्टेज, जहां पर कैंडिडेट की शॉर्टेज थी वहां पर आपने शिफ्ट करके बैलेंस मेंटेन कर लिया। तो बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग इंटरनल का ये भी बेनिफिट है कि आप अपने सरप्लस डिपार्टमेंट से शॉर्टेज डिपार्टमेंट में कैंडिडेट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। यहां तक कि एक ब्रांच में मुझे लगता है वर्कलोड ज्यादा है लेकिन कैंडिडेट्स कम है,
सेम मेरी कंपनी की दूसरी ब्रांच कहीं और है, वहां पर वर्कलोड कम है, इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है और कैंडिडेट्स कुछ ज्यादा है, तो मैंने वहां जो शॉर्टेज थी और जहां पर सरप्लस थी, सरप्लस डिपार्टमेंट से, सरप्लस वाली ब्रांच से शॉर्टेज वाली ब्रांच में शिफ्ट कर दिया, तो इससे एक बैलेंस मेंटेन हो गया। मेरे एम्प्लॉयज है, मुझे वैकेंसीज बाहर से फिल नहीं करनी पड़ी, ना मेरा एड का खर्चा, ना मेरे टेस्ट लिए मैंने अपने एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लिया, मेरे कैंडिडेट जो थे वो अंदर के अंदर ही एडजस्ट हो गए, तो बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग भी हमें मिलता है। एंड द लास्ट मेरिट इज no need of orientation। आपके पास ये वर्ड पहले आया था ओरिएंटेशन स्टाफिंग के प्रोसेस में, उसमें भी था बेटा कि हम एम्प्लॉयज को फेमिलियर कराते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन से सोशलाइज कराते हैं। जब आपने अपनी वैकेंसीज इंटरनली फिल कर रही हैं, तो आपको उस वैकेंसी के लिए अपने एम्प्लॉयज को ओरिएंटेशन प्रोग्राम की कोई जरूरत नहीं है, इंट्रोड्यूस नहीं कराना, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो अपनी कंपनी को, वहां की वर्किंग पॉलिसीज को, अपने एम्प्लॉयज को, कलीग्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वहां पर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो दीज वर द मेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। जब कंपनी अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज को एडजस्ट करती है, तो उसके क्या क्या मेरिट्स है। नाउ द लिमिटेशंस। नंबर 1 लिमिटेशन इज लिमिटेशन ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। कंपनी जब अंदर से वैकेंसी फिल करती है, इसके क्या लिमिटेशंस कंपनी को फेस करनी पड़ती है। नंबर 1, फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड। मींस जो फ्रेश टैलेंट है, मेरी कंपनी में वैकेंसी आई, अगर मैं बाहर उस वैकेंसी को नोटिफाई करती, तो शायद जो टैलेंट आता वो बहुत फ्रेश आता, यंग ब्लड आता, हाईली क्वालिफाइड पीपल आते, मेरे पास चॉइस बहुत अच्छी होती। लेकिन अंदर से समटाइम जब हम एडजस्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो हमें फ्रेश टैलेंट की कमी देखने को मिलती है। मींस एक तरह से न्यू आइडियाज की कमी रहती है। जो पर्सन ऑलरेडी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा वो काम कर रहे हैं, उनकी स्किल एक बारी को वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, बहुत सारे नए आइडियाज नहीं आ पाते हैं, तो फ्रेश टैलेंट की कमी देखने को मिलती है। नॉट ऑलवेज, बट ये एक लिमिटेशन है। सेकेंड वन इज लैक ऑफ कॉम्पिटिशन। मीन्स जब आप अपने एम्प्लॉयज को इंटरनली फिल करते हैं वैकेंसी को, तो एक कॉम्पिटेटिव स्पिरिट वहां की हैम्पर्ड होती है। जब कैंडिडेट बाहर से आते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ 5 to 6 वैकेंसीज में भी 30 to 40 कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं। हाउ दे आर कंपीटिंग विद ईच अदर। उनका एंट्रेंस टेस्ट होता है, जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन, देन दे फेस द इंटरव्यू। बहुत ज्यादा एक कॉम्पिटेटिव स्पिरिट रहती है, बट अंदर इस कॉम्पिटिशन स्पिरिट की हमें देखने को कमी मिलती है। कई बार हमें एम्प्लॉयज को पता भी नहीं होता कि इनमें से किसको मिलने वाला है, तो वो किसके साथ कंपीट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह का आपको कॉम्पिटिशन देखने को नहीं मिलता। तो नंबर 1 फ्रेश टैलेंट की कमी थी। सेकंड, कॉम्पिटिशन स्पिरिट भी आपको कम देखने को मिलती है। एंड द लास्ट लिमिटेशन इज employees become lethargic। मीन्स जब एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं इंटरनली और उन्हें पता है कि कुछ टाइम बाद उनको अब प्रमोशन मिल जाएगी, दिस इज द केस ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन। मीन्स इफ एम्प्लॉयज नो कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको प्रमोशन मिलने वाली है, लाइक 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, अब वो इस जॉब से हटकर आगे वाली जॉब पर जा रहे हैं, टाइम बाउंड प्रमोशन उनको इतने टाइम के बाद मिलने वाली है, तो कई बार, नॉट ऑलवेज अगेन, बट कई बार ये देखने को मिलता है एम्प्लॉयज बिकम लेथार्जिक। हियर लेथार्जिक मीन्स लेजी, केयरलेस। मीन्स वो अपने काम को इतना रिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं पूरा करते जो उनका रह जाता है, बिकॉज दे नो अब ये पोस्ट तो कोई और संभालेगा, हमारा तो प्रमोशन हो रहा है, तो वो अपने काम में कई बार लेथार्जिक भी हो जाते हैं। तो here beta we have completed the internal recruitment topic with the types, transfer and promotion and merits and limitations.
Now we will move to the external recruitment. रिक्रूटमेंट का दूसरा पार्ट है एक्सटर्नल. इंटरनल हमारा फिनिश हो गया. नाउ वी आर कमिंग टू एक्सटर्नल. मीन्स व्हेन वैकेंसीज आर फिल्ड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. ऑलवेज कंपनी बेटा इंटरनली वैकेंसीज फिल नहीं कर सकती है. कई बार वो कैंडिडेट जो हमें चाहिए इतना कैपेबल नहीं है अंदर जिसको वो वाला काम आता हो, बिकॉज द थिंग इज एंटायर न्यू. ऐसा कोई उस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या फिर ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उनके पास इतना वर्कलोड है कि वो और काम नहीं देख सकते. तो हमें वैकेंसीज को बाहर नोटिफाई करना पड़ता है, बाहर से कैंडिडेट्स काम के लिए लाने पड़ते हैं. तो फिलिंग द वैकेंसीज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. जैसे कि आपने इंटरनल में टाइप्स करे थे ट्रांसफर एंड प्रमोशन, एक्सटर्नल के भी टाइप्स हैं, बट वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी. पहले आई विल एक्सप्लेन यू द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल. व्हाई? बिकॉज अभी हमने अपने इंटरनल के मेरिट्स लिमिटेशंस फिनिश करे हैं. जस्ट उसी से मैच करेंगे. जो इंटरनल के मेरिट्स है आप देखेंगे वो एक्सटर्नल की लिमिटेशंस बन जाएंगी, और जो इंटरनल की लिमिटेशंस है वो एक्सटर्नल के मेरिट्स बन जाएंगे. तो एक कंपैरिजन भी हो जाएगा और आपको याद करने में इजीनेस भी आ जाएगी. तो एक्सटर्नल में जब वैकेंसीज बाहर से फिल होती हैं तो इसके क्या मेरिट्स हैं. नंबर 1, फ्रेश टैलेंट. आपने वहां पर देखा था फ्रेश टैलेंट की कमी रहती है, बट वैकेंसीज आर फिल्ड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. तो हमारे पास फ्रेश टैलेंट आता है, वेल ट्रेन्ड, वेल क्वालिफाइड पर्सन आते हैं, न्यू आइडियाज के साथ आते हैं. आपके पास चॉइस है, इतने कैंडिडेट आ रहे हैं, आप उनमें से वो लीजिए जिनको आपको लगता है उनके अंदर एक फ्रेश टैलेंट है, अच्छे आइडियाज है, वो वेल क्वालिफाइड है, वेल ट्रेन्ड है. तो ये चीज आपको यहाँ पर मिलती है जो कि इंटरनल की लिमिटेशन थी. यहां पर वो मेरिट बन जाता है कि एक्सटर्नल में फ्रेश टैलेंट आता है. Second merit of external recruitment is wider choice. जैसे कि I discussed previously कि रिक्रूटमेंट के टाइम वी गेट पूल ऑफ कैंडिडेट. हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, तो वी हैव अ प्लेंटी ऑफ चॉइस. हमारे पास चॉइस बहुत वाइड हो जाती है जिसमें से हम सिलेक्ट करते हैं. तो कंपनी का एक और मेरिट है, ऑप्शन बहुत अच्छा है कंपनी के लिए. जब कंपनी अपनी एड देती है वैकेंसी की तो दे गेट द पूल ऑफ कैंडिडेट. तो चॉइस बहुत वाइड हो जाती है. जितने ज्यादा बेटा कैंडिडेट है उतनी प्रोबेबिलिटी अच्छे मिलने की बढ़ जाती है. तो चॉइस बहुत वाइड हो जाती है. थर्ड मेरिट इज कंपटीशन. अगेन आपने इंटरनल की लिमिटेशन में करा था, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट हैम्पर्ड होती है, देखने को नहीं मिलती. बट एक्सटर्नल में कंपटीशन की एक स्पिरिट रहती है, बिकॉज दे आर पूल ऑफ कैंडिडेट्स, दे आर कंपीटिंग विद ईच अदर, इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, रिटन टेस्ट दे रहे हैं, ग्रुप डिस्कशंस हो रहे हैं, तब जाकर उनका सिलेक्शन होता है. यहाँ पर एक कॉम्पिटेटिव स्पिरिट बहुत होती है. और जब एम्प्लॉइज इनमें से सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो अंदर आके भी बहुत कॉम्पिटेटिव तरीके से काम करते हैं. व्हाई? बिकॉज दे आर न्यू. उन्हें लगता है ये लोग तो पहले से वेल एस्टैब्लिश्ड है, तो अपने इंप्रेशन को अच्छा देने के लिए उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाती है. तो यहाँ पर आपको एक कंपटीशन देखने को मिलेगा. दीज वर द मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. Limitations. The first limitation of external when company is filling the vacancies from outside the organization, इसकी पहली limitation जो देखने को मिलती है वो है it's a lengthy process. Obviously आपकी कंपनी में वैकेंसी आई है, आप उसकी एडवर्टीजमेंट करोगे, देन यू विल वेट फॉर द एप्लीकेशंस. पूल ऑफ एप्लीकेशंस आएंगी, उनमें से आप स्क्रीनिंग करोगे, उनके टेस्ट लोगे, इंटरव्यू लोगे, तब जाकर कहीं एम्प्लॉय हमारा सिलेक्ट होता है. तो इट इज क्वाइट लेंथी प्रोसीजर. इन द सेम वे द अनदर लिमिटेशन इज कॉस्टली. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज ऑलवेज कॉस्टलियर. हाउ? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, इंटरव्यू कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सब खर्चे हमारे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इंटरनल. तो ये कॉस्टली भी है. एंड द लास्ट लिमिटेशन इज
dissatisfaction among the existing staff. जब एम्प्लॉइज ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से किसी को लगता हो कि उनको प्रमोशन मिलने वाली है या वो प्रमोशन के लिए कैपेबल है, बट ऐसे में कंपनी वैकेंसी को फिल करती है बाहर से, तो वहां पर जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है, एग्जिस्टिंग स्टाफ है, एग्जिस्टिंग हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, वो कई बार डिससैटिस्फाइड हो जाता है क्योंकि उनके चांसेस प्रमोशन के खत्म हो गए, एज दे वर एक्सपेक्टिंग वैसा उनके साथ नहीं हुआ, तो दे बिकम डिससैटिस्फाइड. So these were the limitations of external recruitment. Hope you have understood. Thank you.